आज हम विटामिन B12 के विज्ञान को समझेंगे। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व पर बात करेंगे जिसे हम अक्सर एक विटामिन समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। एनर्जी के प्रोडक्शन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक के सफ़र को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कैसे विटामिन B12 की कमी डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और नसों के जो हमारे तंत्रिकाएं हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनके इंसुलेशन यानी माइलिन शीथ को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन ज़्यादा होगा, वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया तेज होने लगेगी, जिसके कारण आज हम विटामिन B12 के विज्ञान को समझेंगे। एनर्जी के प्रोडक्शन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक के सफर को जानने का प्रयास करेंगे। इसकी कमी भारत में साइलेंट एपिडेमिक, एक खामोश महामारी बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व पर बात करेंगे जिसे हम अक्सर एक विटामिन समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी कमी हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर यानी ब्रेन और हार्डवेयर यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पूरी तरीके से क्रैश कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की। अगर अपने भारत के संदर्भ में इसे समझें तो भारत में लगभग 70 से 80% जो शाकाहारी आबादी है और लगभग 50% जो मांसाहार करने वाले लोग हैं वो विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। इसकी कमी के पीछे कौन कौन सी वजहें हैं? हमारे खान पान की कमी के अलावा जो हमारे आंतों की संरचना है, इसके अलावा जो हम बिना सोचे समझे मेडिकेशंस ले रहे हैं, वे सभी के सभी विटामिन B12 की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। यह भ्रम है कि लोग सुस्ती या कमजोरी ही इसका एकमात्र लक्षण मानते हैं। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कैसे विटामिन B12 की कमी डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और नसों के जो हमारे तंत्रिकाएं हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनके इंसुलेशन यानी माइलिन शीथ को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप विटामिन B12 को एक सप्लीमेंट नहीं बल्कि अपने DNA की सुरक्षा के रूप में देखेंगे। DNA जो हमारे सेल्स का सबसे जरूरी हिस्सा है, उसके लिए कितना ज्यादा विटामिन B12 जरूरी है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। विटामिन B12 का कनेक्शन हमारे ब्रेन से लेकर हमारे जो शरीर में फैले हुए वायरिंग है उन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बौद्धिक दर्शकों को यह जानना जरूरी है, विटामिन B12 शरीर के भीतर एक शानदार मैकेनिक के रूप में काम करता है। यह माइलिन शीथ के द्वारा इंसुलेशन बनाए रखने में मदद करता है। कल्पना करिए कि हमारे शरीर की जो न्यूरॉन्स की वायरिंग है, यह बिजली के तारों के रूप में पूरे शरीर में फैली हुई है और कोई भी जो संवेदना होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए यही जिम्मेदार होती हैं। जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो शरीर से आने वाले सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से लौटते हुए जो सिग्नल लौटते हैं उनके लिए भी यही न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स से आने जाने वाले सिग्नल को सही तरीके से पहुंचाने के लिए इनको कोटिंग की जरूरत होती है। कुछ वैसे ही जैसे बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वैसे ही हमारे जो शरीर में संवेदना के सिग्नल को ले जाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर भी माइलिन शीथ की कोटिंग होती है। विटामिन B12 इस कोटिंग को बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए जरूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो वही अनावश्यक सिग्नल बनने शुरू हो जाते हैं। हाथों पैरों में झंझनाहट होना और पूरी तरीके से जो हाथों पैरों में झंझनाहट के अलावा शरीर में जो सिग्नल होते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह हमारे शरीर में बनने वाले हर समय जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें DNA के निर्माण के लिए, DNA के सिंथेसिस के लिए कोफैक्टर का काम करता है। हर सेकेंड हमारा शरीर लाखों नई कोशिकाओं को बनाता है। हर समय नए सेल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम जो भी
टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करते रहें। विटामिन B12 डीएनए के निर्माण में कोफैक्टर का काम करता है। अगर इसकी कमी होती है तो खराब सेल्स बनेंगी, यानी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट की मरम्मत के लिए जो नए सेल्स वहां पर तैयार होंगे वो सही तरीके से नहीं बनेंगे। अगर ऐसे खराब सेल्स हमारे बोन मैरो में बनेंगे तो आप समझ सकते हैं आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को ढोने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आरबीसी खराब बनने लगते हैं और उनकी संख्या भी कम बनने लगती है। और इसी की वजह से बड़े साइज के लेकिन कम संख्या में बनने वाले आरबीसी हमें देखने को मिलते हैं, जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का एक वजह होता है। विटामिन B12 का कनेक्शन स्ट्रोक को बचाने से भी है। होमोसिस्टीन को यह कंट्रोल करता है। विटामिन B12 ब्लड में होमोसिस्टीन नाम के एक अमीनो एसिड जो खराब लेवल पर हो, या फिर एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ब्लड में बढ़ जाए तो हमारे ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करने लगता है, जिसके कारण आप कुछ ऐसे समझें कि होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन ज़्यादा होगा, वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया तेज होने लगेगी, जिसके कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रोक और हार्ट के भीतर ब्लड वेसल्स के लेवल पर अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया होगी तो हार्ट अटैक जैसे मामले देखने को मिलेंगे। कई बार इसका कनेक्शन फूड से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही ज़रूरी जानकारी इसके अवशोषण यानी इसके एब्जॉर्प्शन की पहले से जुड़ा हुआ है। विटामिन B12 हमारे खाने में तो हो ही, वहां से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के सर्कुलेशन में जाए। ब्लड के सर्कुलेशन से जहां जहां इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना होगा, चाहे वो हमारे बोन मैरो में आरबीसी का सिंथेसिस हो, या फिर हमारे जो ब्रेन के भीतर न्यूरॉन्स के लेवल पर उनको हेल्दी रखने का मामला हो, या फिर जो हमारे शरीर में फैले हुए वायरिंग सिस्टम है उसके इंसुलेशन की बात हो। तो सबसे पहले हम खाने में सही मात्रा में विटामिन B12 लें और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसी भी विटामिन से ज्यादा जटिल है। यही कारण है कि हम अच्छी डाइट लेने के बाद भी इसके शिकार हो जाते हैं। इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे पेट में, स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर बनना चाहिए। विटामिन B12 इस खास प्रोटीन के बिना ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रहे, जो हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, एक खास प्रोटीन बनाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 इस प्रोटीन के साथ जुड़ करके एब्जॉर्ब हो पाता है, और जब एब्जॉर्ब होगा तभी ब्लड में जाएगा। भारत में लगभग हर डायबिटीज का इंसान मेटफॉर्मिन लेते हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हर कोई किसी भी मेडिसिन के साथ एंटासिड्स जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल लेते रहते हैं। ध्यान रहे, ऐसे लोग ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि यदि आप डायबिटीज की मेडिसिन मेटफॉर्मिन ले रहे हैं या सालों से जाने अनजाने किसी मेडिसिन के साथ अगर महीनों सालों से गैस की गोलियां, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल जैसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपका पेट विटामिन B12 को सोखने की क्षमता खो देता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में कुछ खास तरीके की बीमारी होती है। विटामिन B12 को वास्तव में हमारे पेट के छोटी आंत के लेवल पर सोखा या एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी आंत का जो स्पेशल हिस्सा इलियम, जो छोटी आंत का हिस्सा है, अगर वहां पर कोई सूजन है, जैसे क्रॉन्स डिजीज जैसे मामले हैं, तो बाहर से कोई फूड सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन B12 लेंगे, उनको भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 की कमी मिलेगी। विटामिन B12 वैसे भी भारतीयों के खान पान में बहुत लिमिटेड सोर्सेस से ही मिल पाता है। आमतौर पर यह नॉनवेज सोर्सेस से मिलता है। अगर हम शाकाहारी सोर्सेस की बात करें तो
दूध, दही, छाछ इस तरीके की चीज़ों से या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में इसके मिलने की संभावना रहती है। तो विटामिन B12 के मिलने के जो सोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, और हम अगर कुछ खास मेडिसिन ले रहे हैं तो भी विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। तो आखिर इसकी कमी का पता कैसे लगाया जाए? ध्यान रहे, केवल ब्लड टेस्ट काफी नहीं है। B12 का सीरम में लेवल, यानी हमारे सीरम में विटामिन B12 की जो लैब रिपोर्ट में रेंज बताई जाती है वह 200 से 900, 200 से 900 पिकोग्राम पर ml नॉर्मल रेंज बताया जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स 300 के लेवल पर भी गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाते हैं। इसलिए कोशिश करें अपने सीरम में विटामिन B12 का लेवल 500 पिकोग्राम पर ml से ऊपर ही रखें। MMA टेस्ट, मिथाइल मैलोनिक एसिड टेस्ट, यह गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। यदि आपके शरीर की कोशिकाओं में वास्तव में विटामिन B12 की कमी है तो MMA का लेवल बढ़ जाएगा। यह MMA टेस्ट सेलुलर लेवल पर विटामिन B12 की कितनी अवेलेबिलिटी है उसकी जानकारी देता है। इसके अलावा होमोसिस्टीन टेस्ट आप करवाएं। यदि विटामिन B12 और फोलिक एसिड का मात्रा कम है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, और अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा तो भविष्य में चल करके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का हमें खतरा बढ़ा रहेगा, यानी हार्ट अटैक के मामले, इसके साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी रहेगा। इनडायरेक्टली विटामिन B12 की कमी हम CBC और MCV की जांच में भी पता कर लेते हैं। खून की जांच में CBC में MCV को देखना चाहिए। MCV अगर 100 से ऊपर है तो यह संकेत है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो सामान्य रूप से बड़ी हो गई हैं, और RBC की संख्या कम होने से अनीमिया के लक्षण भी मिल रहे होंगे। मैंने आपसे बताया कि विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है सेल्स के नंबर को बनाने के लिए। विटामिन B12 की कमी होगी तो RBC का नंबर घटेगा, और सेल्स सही तरीके से मल्टीप्लाई करके नए सेल्स नहीं बनेंगे तो सेल्स का साइज भी बढ़ जाता है, इसलिए RBC का साइज बढ़ा हुआ मिलता है। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जिसको हम कहते हैं वो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। विटामिन B12 की कमी सिर्फ अनीमिया नहीं कराती, इसका न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रभाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे बौद्धिक दर्शकों के लिए सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी हो जाता है। हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी हाथों पैरों में झुंझुनी का होना, सुई चुभने जैसी बातें या सुन्नपन के लक्षण मिल रहे हैं तो यह दर्शाता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी कोटिंग गल रही है। विटामिन B12 की अगर कमी हो तो कॉग्निटिव डिक्लाइनमेंट भी देखा गया है। ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है। कई बार इसे बुढ़ापा समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह विटामिन B12 की कमी से होती है। यह विटामिन B12 डिप्रेशन से बचाता है, सेरोटोनिन को बनाता है। B12 दिमाग में हैप्पी केमिकल्स के निर्माण में मदद करता है। इसकी अगर कमी हो गई तो आप कोई भी मेडिसिन खाएं, डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। इलाज का सही तरीका क्या हो सकता है? तो हमारे पास मिथाइलकोबैलामीन और साइनोकोबैलामीन दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं। साइनोकोबैलामीन एक सिंथेटिक रूप है। इसकी तुलना में मिथाइलकोबैलामीन ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यह शरीर में बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। कुछ लोग इसे ओरली यानी मुंह के रास्ते से ले सकते हैं, कुछ लोगों को इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपके पेट में अवशोषण की समस्या है, जैसा कि बुजुर्गों में होता है, एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है, कुछ लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो ऐसे मामलों में गोलियां अगर काम नहीं कर रही हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही एक बेहतर रास्ता है। अब तो सबलिंगुअल भी इसके ऑप्शंस हैं। जीभ के नीचे रखी जाने वाली गोलियां सीधे ब्लड में सोख ली जाती हैं, या उन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिन्हें पेट की समस्या है। तो निष्कर्ष क्या है? अपने CBC और सीरम विटामिन B12 की सालाना जांच कम से कम करवाते रहें, विशेषकर अगर आप शाकाहारी हैं।
दवाओं पर भी नजर रखिए। यदि आप लंबे समय से गैस वाली मेडिसिन पैन 40, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल ले रहे हैं या फिर शुगर की दवा ले रहे हैं तो अपना विटामिन B12 जरूर चेक कराते रहें। लक्षणों को पहचानें, झुनझुनी या याददाश्त की कमी को थकान कह करके न टालें और सही सप्लीमेंट डॉक्टर की जानकारी से लेकर के इस बीमारी से बचें। यह विटामिन B12 कोई साधारण चीज नहीं है। यह आपके शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर DNA की कोडिंग का आधार है। इसे सप्लीमेंट के तौर पर नहीं, एक जरूरी ब्रेन फूड के तौर पर देखें। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और विटामिन B12 उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो विज्ञान को समझिए, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने बोन मैरो और उससे बनने वाले RBC को सही तरीके से बनने दीजिए। तो आज की चर्चा के बाद आप कमेंट में ये लिख करके बताइएगा कि आप पैन 40 या पेट में गैस को कम करने वाली मेडिकेशंस अगर लेते हैं तो कितने समय से लेते रहे हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मेटफॉर्मिन जैसे मेडिकेशंस कितने समय से लेते रहे हैं और उसके कारण क्या यहाँ पर चर्चा किए गए जो लक्षण हैं उनको आपने भी महसूस किया है। हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।